जय हिंद। आप सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग के बारे में प्राचीन काल में पढ़े होंगे कि चीन यूरोप और बाकी देशों के साथ रेशम का व्यापार करता था, जिसे वो रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। ये जो ब्लू कलर की लाइनिंग दिख रही है, ये चाइना को जोड़ रही है आपका समुद्री मार्ग से इन देशों अफ्रीका और यूरोप से, और ये लाल वाली लाइन है ये स्थल मार्ग से जोड़ रही थी सिल्क रूट से। इससे चाइना को काफ़ी व्यापार का फायदा होता था और चाइना धीरे धीरे काफ़ी समृद्ध हो गया। लेकिन ऊपर के सिल्क रूट को कनिष्क जो थे उन्होंने मार के कब्जा कर लिया और सिल्क रूट को ऊपर वाले पे अपना अधिकार कर लिया, और धीरे धीरे चीन की साम्राज्य कमजोर पड़ती गई और चीन शक्ति से कमजोर होता गया। लेकिन वर्तमान समय में शी जिनपिंग इस सिल्क रूट को दोबारा चालू करना चाहते हैं और वो इसे वन बेल्ट वन रोड का नाम देते हैं। देखिए क्या है वन बेल्ट वन रोड। ये चाइना के राष्ट्रपति का बहुत ही सोचा समझा तरीका है। अगर ये सक्सेस हो गया ना तो चाइना को महाशक्ति बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। वो इसी सिल्क रूट को दोबारा चालू करना चाहते हैं और इन देशों तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। किस तरह से? वो कहते हैं कि भैया जो पहले रेशम मार्ग था ना, इस मार्ग पर जितने भी देश हैं उन देशों को भैया एयरपोर्ट बनाना है, सी पोर्ट बनाना है, रिफाइनरी बनानी है, रेलवे लाइन, बहुत सी चीजें बनानी है, लेकिन पैसे नहीं है। अब भाई आप बनाइएगा तो आपके लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां पे लोग काफी डेवलप होंगे। तो इन देशों की भी मजबूरी है, इन्हें बनाना है लेकिन पैसे नहीं है। जैसे हम लोग को बुलेट ट्रेन चाहिए लेकिन पैसे नहीं है, जापान हमें कर्जा दिया है, तो इन लोगों को भी कर्जे की जरूरत थी। तो इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से भांप लिए शी जिनपिंग, और वो ऐसे देशों को कर्जा देना चालू किए जिनकी औकातें नहीं है कि वो कभी कर्जे को लौटा सके। और कर्ज में शर्त ऐसी है कि भैया आप नहीं लौटा सकते हैं तो चाइना अपने हिसाब से वो सेटलमेंट करेगा। अब ऐसे अंदाजा लगाइए कि अफ्रीका इस वन बेल्ट वन रूट के लिए केवल और केवल अफ्रीका को 461 अरब डॉलर दे दिया है। सोचिए इतना बड़ा रकम दे दिया उसने, पूरे अफ्रीका में कर्जा दे रखा, पूरे यूरोप में तो अभी बाकी है। वो उसकी प्लानिंग बहुत ही सोची समझी है। शी जिनपिंग पूरे वर्ल्ड में वन बेल्ट वन रोड के नाम पर वो कह रहे हैं कि भैया आपको बंदरगाह बनाने हैं। अब बंदरगाह बनाने में अरबों खरबों रुपए लगते हैं। अब ये कहते हैं कोई टेंशन नहीं, हम आपको बंदरगाह बनाने के लिए दे देते हैं पैसे, अब बहुत कम ब्याज लेंगे। तो इनको तो एक तो पैसा जो रखा था उस पर ब्याज भी मिल गया। अब बताइए ये बंदरगाह बनाएगा कौन? चाइना की कंपनी। रोजगार किसको मिलेगा? चाइना की कंपनी को फायदा होगा, चाइना की कंपनी को। इस बंदरगाह को बनाने के लिए जो सीमेंट लगेंगे, जो स्टील लगेंगे, जो लोहा लगेगा, जो कुछ लगेगा वो कहां से आएगा? चाइना से। पैसा किसका है? चाइना का। ब्याज किसको मिल रहा है? चाइना को। बेचारे जो बनवा रहे हैं वो बेवकूफ बन रहा है, जो बनवा रहा है उसकी भी तो मजबूरी है बेचारा, वो कहां जाएगा इतना लोन ले आने के लिए। इस परियोजना के तहत ये वन बेल्ट वन रोड पे आने वाले जितने देश है उसमें एयरपोर्ट बनाने के लिए वो कर्ज दे रहा है और एयरपोर्ट बनवा भी रहा है। आप देखे होंगे श्रीलंका, मालदीव और अफ्रीका के देशों में एयरपोर्ट बना रहा है। इस एयरपोर्ट के बनाने का जितनी मटेरियल है वो चाइना से आयात होगा, इंजीनियरिंग चाइना से होगी, फायदा सब कुछ चाइना को होगा। ए टू जेड चाइना अपने कर्ज के जाल में सबको फंसाते जा रहा है। वो ढांचागत विकास के नाम पर अपने जितने भी इस रूट पे देश हैं उनमें रेलवे स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहा है, इससे कि उसकी रेलवे टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी और उसे आयात व्यापार में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। और वो इस तरह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादक बन गया। ये सारे रेलवे लाइन उसने ही अपने देश से यहाँ पर भेजे हैं, और रेलवे लाइन भेजने के बाद से वो इस पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए ट्रेन भी भेजेगा और उसका व्यापार दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। जितने भी विकास की ओर देश बढ़ रहे हैं उन्हें बुलेट ट्रेन के साथ साथ मेट्रो भी चाहिए। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, चाइना के पास ए टू जेड टेक्नोलॉजी है। वो इस रूट के तहत सबको बुलेट ट्रेन भी देगा। अब ये बुलेट ट्रेन तो देगा ही, उसके बाद ये मेट्रो ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन का जो खर्च है इसको बनाने का, आप देखे होंगे, आप कभी मेट्रो स्टेशन पे गए होंगे तो कितना ज्यादा वहां पे खर्च किए जाते हैं। वो सारी की सारी टेंडर उसका बनाने के ठेका सब चाइनीज कंपनियों को मिलेगा। तो चाइना जो है ना बहुत थोड़ा सा चीज दिखा रहा है और खुद उनको लूट रहा है। एक तरह से सेम वैसे ही लूट रहा है जिस तरह से आजादी से पहले हमें अंग्रेज लूटते थे, लेकिन बहुत ही समझदारी से चाइना उसे लूट रहा है। ये शी जिनपिंग का एकदम ड्रीम प्लान है। इसमें पूरी दुनिया लगभग फंस चुकी है। वो इसी प्लान के तहत पूरे देश में पावर प्लांट बैठाने के लिए उनको उत्साहित कर रहे हैं। और रिफाइनरीज, अब देखिए गैस की जो रिफाइनरीज बनेगी, पेट्रोल की रिफाइनरी, इस रिफाइनरीज के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना का डेवलप होगा और वो चाइना अलग अलग देशों में टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी। उसकी कंपनियों को एक्सपीरियंस होगा तो वो बाकी दुनिया की कंपनियों का भी मुकाबला कर सकती हैं। वो पूरी दुनिया में अब नहर बना रहा है। अब आप बताइए विकासशील देशों में अगर नहर बनेगा तो अधिकारी पैसा लूट के भाग जाएंगे। सर नहर सक्सेस नहीं होता है विकासशील देश में, ज्यादातर देश में। आप अपने इंडिया में ही देखिए ना, नाली का पैसा आता है, नाली ऐसा बनाता है जैसे बरसात से पहले नाली डूब जाती है। तो ये
ये नहर का जो काम होता है, ये विकासशील देशों में पैसा लूट लिया जाता है। चीन का जो कर्जा है वो बर्बाद हो गया, अब उनको चीन के हिसाब से चलना पड़ेगा, जिस तरह से अभी पाकिस्तान चीन के बारे में कहता है, चीन जो बोलेगा वही करेगा। अमेरिका के महाद्वीप के बाद यहाँ पर पनामा नहर है, पनामा नहर से आप इस समुद्र का चक्कर लगाए बिना यहाँ से डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। तो पनामा के बगल में एक देश है निकारागुआ, निकारागुआ में पनामा का प्रतिद्वंदी नहर चाइना बना रहा है। अब वहां पर सोचिए, ये चाइना एशिया को पार करते हुए अब वहां अमेरिका को जाके टक्कर दे रहा है, और हम हिंदुस्तान वाले अपने देश में अभी लड़ रहे हैं। चाइना पूरी दुनिया को गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए तथा ऑयल पाइपलाइन बिछाने के लिए भी पैसे देते हैं, और उसकी टेंडर पूरी वहां की कंपनियां ले लेती हैं। इससे चाइना का बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट होते जा रहा है। चाइना अपने जितने भी इस रूट पे आने वाले OBR रूट पर आने वाले देश हैं, उन्हें पावर प्लांट, बिजली घर लगाने के लिए भी पैसे दे रहा है, और इसने बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है। चाइना के पास जितना व्यापार से पैसा आया, उस पैसे को वो रखा नहीं, बल्कि उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर दिया, और हमारे देश में RBI का पैसा निकाल लिया गया। बताइए हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, अपने रखा पैसा निकाल लेते हैं हम लोग। चाइना ने पाकिस्तान को एकदम अपना गुलाम बना के रख लिया है। कैसे? चाइना यहां से भारत को बाईपास करते हुए CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम का एक सड़क बनाया। सोचिए, हमारे POK से वो सड़क बनाएगा, हम नहीं रोक पाए, और हम लोग अपने यहां सड़क बना रहे हैं, तो चाइना गलवान घाटी में चढ़ के रोक दिया। ये हमारे देश की राजनीतिक शक्ति को दर्शाता है। और चाइना यहां से एक तीर से दो निशाना किया, भारत को तो बाईपास कर गया, ऊपर ऊपर निकल गया, और चाइना ने पाकिस्तान को ये सड़क बनाने के लिए इतना पैसा दिया कि आज इमरान खान कह चुके हैं कि हमारे पास ये कर्ज चुकाना तो छोड़िए, इस कर्ज का जो ब्याज है वो ब्याज चुकाने का भी पैसा नहीं है, अतः हमको थोड़ा और कर्जा दीजिए कि हम इस कोरोना में थोड़ा खा सकें, और आप जो कर्जवा दिए ना, उस कर्जा का हम ब्याज दे सकें। सोचिए, ये देखिए, ये कर्जा पे कर्जा ले रहे हैं। एक तरह से पाकिस्तान जो है वो चाइना का गुलाम बन चुका है, आर्थिक गुलाम। ये CPEC सड़क बनाने के लिए उसको इतना पैसा दिए गए, और हाल ही में खबर आई कि CPEC में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है और चाइनीज कंपनियों को काफी ज्यादा मुनाफा हुआ है। लेकिन अभी एक समस्या उत्पन्न हो गई है। ये शी जिनपिंग का पूरी दुनिया के लिए एक ड्रीम प्लान था। शी जिनपिंग इसको देखकर पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड लीडर बनना चाहते थे, जबकि यूरोपीय देश और अमेरिका इसकी काफी आलोचना करते थे। जो देश इस प्लान के तहत कर्जा लेते थे, उन्हें ये लोग कहते भी थे कि तुम एक ना एक दिन फंस जाओगे। लेकिन अभी क्या है कि पूरी दुनिया में कोरोना संकट है। इस कोरोना संकट के कारण चाइना और अमेरिका के बीच रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं, क्योंकि चाइना पे अमेरिका सीधा आरोप लगा रहा है, उन दोनों में ट्रेड वार छिड़ गया है। अमेरिका चाह रहा है कैसे चाइना का पूरी तरह से ट्रेड को, व्यापार को बर्बाद कर दें, इससे कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो बर्बाद हो रही है। अब चाइना ने इतना कर्जा दिया, अंदाजा लगाइए कि दुनिया का सबसे बड़ा बैंक वर्ल्ड बैंक ने जितना कर्जा दिया है, उससे ज्यादा कर्जा चाइना ने दे रखा है। अब चाइना जो कर्जा दे रखा है, तो ये कोरोना के बीच में उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। अब वो देश ने सरेंडर कर दिया कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है। इसमें दो देश सबसे आगे हैं, श्रीलंका और पाकिस्तान, की भैया हम कर्जा नहीं दे पाएंगे। अब बताइए, वो कह रहे हैं कि या तो कर्जा माफ कर दीजिए, या फिर कर्ज की जो शर्त है उसमें थोड़ी ढिलाई कीजिए। अब यहाँ शी जिनपिंग के पास डबल समस्या है। समस्या ये है कि अगर वो कर्ज को माफ कर देते हैं तो उनकी इकोनॉमी डूब जाएगी, क्योंकि उनका कर्जा माफ करेंगे तो इकोनॉमी, ये जो कोरोना के चक्कर में उनकी इकोनॉमी है वो तो अपने डूबी है। और शी जिनपिंग जो है, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर खुद शी जिनपिंग का विरोध होता है इस सड़क के नाम पर, क्योंकि उनका कहना है कि इस पर काफी ज्यादा खर्च है। अगर कोरोना लंबा गया, ये इकोनॉमी बर्बाद हुई, तो शी जिनपिंग का ड्रीम प्लान बर्बाद होगा। अगर कर्जा माफ कर दिए तो इनकी इकोनॉमी जाएगी, और अगर माफ नहीं किए तो जिन्होंने कर्जा लिया है वो उनकी इकोनॉमी जाएगी, बर्बाद होगी। अब उन पे अमेरिका वाले, यूरोप वाले कहेंगे सर देख तुमको समझा रहे थे ना, तो देखो क्या हुआ। अब चाइना जो है, चाइना के कल्चर में कर्जा माफ करना है ही नहीं है, वो लोग माफ जानते ही नहीं है। सोचिए, इस महामारी में हम लोगों ने बहुत लोगों को फ्री में दवाइयाँ दिया, PPE किट दिए, कितना चीज़ दिए, लेकिन वो इटली में भी भेजा अपने जो दवाइयाँ वगैरह, वो भी पैसा लिया, उस दूसरा डुप्लीकेट भेज दिया। भारत में जो किट वगैरह भेजा था तो भारत को खुद से बनाना पड़ा। तो चाइना के कल्चर में माफ़ी नाम का चीज़ नहीं है। तो जितने भी पड़ोसी देश हैं जिन्होंने कर्जा लिया है, पूरी दुनिया में घूम घूम के अब उनकी बर्बादी का आसार आ गया है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो लोग डूब रहे हैं, अब भारत उनके साथ संबंध अच्छा बनाए, अपनी इकोनॉमी को सुधार के, कि भैया चल हमारे साथ। क्योंकि देखिए, श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह था वो चाइना ने बनाया था, और जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो श्रीलंका को कहा अब तुम समझो। अब श्रीलंका क्या कर रहा है कि भैया ये एयरपोर्ट और बंदरगाह आप लोग संभालिए लोग। अब ये जितने देश हैं उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि चाइना जो है ना, वो डेप्थ ट्रैप बिछा रहा है, एक जाल बिछाते जा रहा है कर्ज देने का,
चाइना की जो इकोनॉमी है वो प्रतिदिन बूम कर रही है। अब देखिए, इस कोरोना में हम लोग सोच रहे थे कैसे फंस गए। ये चाइना है ना, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को मोबाइल हॉस्पिटल बना दिया, इसमें चक्का लगा दिया और उसके अंदर हॉस्पिटल बना दिया 6 बेड का। अब सोचिए, ये इतने तेज दिमाग के होते हैं कि हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए, और हम इंडिया वाले एक दूसरे की बुराई में लगे रहते हैं। एक किसी का होटल चल गया ना तो उसके बगल में एक दूसरा होटल खोल देगा, तुम्हारा बिकता था, ग्राहक काट देंगे। हमेशा हर चीज में देखिएगा, कोई किसी के, सब दूसरे की बुराई करेगा, अरे वो दुकान वाला अच्छा नहीं है। तो इंडिया वाले जो है ना अपने कंपटीशन में लग जाते हैं, वो वर्ल्ड वाइड सोच ही नहीं पाते हैं। और ये चाइना इतना तेजी से बूम कर रहा है कि इसे रोकना काफी जरूरी है। मोदी जी को भी इसका तुरंत फायदा उठाना चाहिए, और जितने भी छोटे छोटे देश हैं जिन्होंने बहुत कम कर्जा लिया लेकिन उसे चुका नहीं पा रहे हैं, इसे भारत को तुरंत इनिशिएटिव रखना चाहिए कि देखो, जो कर्जा बाकी है, जो तुम्हें अभी लेना बाकी है, जो किस्त नहीं ले पाए उसको मना कर दो। बाकी जो तुम्हारा रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है, जो बंदरगाह का प्रोजेक्ट है, वो हम पूरा कर देंगे और बहुत ही कम ब्याज दर में ये लो पैसा उसको चुका दो। तो हम उससे भी निकाल सकते हैं, इससे डबल फायदा। अगर दे दिया तो चाइना गया, और अगर चाइना भारत को रोकने के लिए कहा कि नहीं नहीं हम ही माफ कर देंगे तो तोरे इकोनॉमी गया। यानी दोनों हाथ में हमारे लड्डू है। लेकिन ये समझाए तो समझाए कैसे सरकार को, सरकार अपने में बिजी रह जाती है। हम क्या करें। हम बहुत थैंक्स कहेंगे तेलंगाना के पूर्व सांसद जितेंद्र रेड्डी सरकार, जिन्होंने मेरी बात को सरकार तक भी पहुंचाने का वादा किया, हमको फोन भी किए और वो बताए भी कि हम इस बात को पहुंचाएंगे। हम बहुत थैंक्स कहते हैं। तो कैसे भी गवर्नमेंट को ये बात पहुंचनी चाहिए कि भाई आप डिसीजन लीजिए ना, आप कब तक इसी में खोए रहेंगे कि कौन से पार्टी से गठबंधन करना है, कब चुनाव करना है। भाई दुनिया भी तो देखिए, आपकी इकोनॉमी आप घर में उगा के घर में खा लेंगे तो डेवलप कब करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस ने IL-76 जहाजों से भारत के लिए कौन कौन से सामानों को भेजे हैं, कौन कौन से स्ट्रेटेजिक सामानें जो भारत के लिए पहुंची हैं। तब तक के लिए जय हिंद।